आपको बता दें कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश हुआ है, जिसमें हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है, महिला हो, युवा वर्ग हो या फिर बिजनेस को लेकर। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, मोदी सरकार तो चलिए, निर्मला सीतारमण का ये पहला बजट और हम बात करेंगे। हमारे साथ बजट पर रिएक्शन देने के लिए इस वक्त मौजूद है भाजपा नेता सुरेश गर्ग हमारे साथ है, मुकेश गोदारा यूथ हमारे साथ में है, प्रणय माहेश्वरी युवा उद्यमी हमारे साथ में है, व्यापारिक संगठन से जुड़े विष्णु कुलवाल जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं कुलवाल साहब सीधा आपके पास आना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि क्या रिएक्शन है। पहला रिएक्शन चाहूंगा मैं कि व्यापार उद्योग जगत में किस तरह से रिएक्ट कर रहा है इस बजट को लेके। देखिए योगेंद्र जी, जब ये बजट आया है हमने इस बजट को अभी गहराई से मैं देखा भी नहीं है और अभी इसको हमने पढ़ा भी ढंग से नहीं है इसको। और जहां तक बजट में जैसे अभी इन्होंने कई चीजों में पैसे कम किए, मगर पेट्रोल और डीजल में जब रेट बढ़ जाएगी तो इकोनॉमी कहां से कम होगी, कहां से घटेगी। सवाल है कि नाम गरीबों का ले रहे हैं, बजट गरीबों की बात कर रहे हैं, बाकी लगता नहीं है कि ये गरीबों का बजट है। हाँ, अगर गरीब 303 सांसद वाली पार्टी हो सकती है या ऐसे लोग हो सकते हैं, तो मुझे लगता नहीं कि बजट में कहीं व्यापारी वर्ग के हित में यह बजट नहीं है। व्यापारी को इस बजट से कोई फायदा होने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी के बड़े बड़े विज्ञापन भी लगे थे, उन्होंने कहा था कि 50 लाख रुपए तक का अगर बैंक में लोन ले जाओगे आप तो बिना गारंटी आपको पैसा मिलेगा। मैं कहता हूं 2 लाख रुपए का लोन भी बिना गारंटी के बैंक नहीं देगा। तो इसलिए अभी इस बजट को हम पहले पढ़ लें, उसके बाद कुछ ज्यादा आगे बोल पाएंगे। अभी तो इतना बताएंगे कि ये इतना जितना दिखाया जा रहा है ना बजट, उतना ये अच्छा बजट नहीं है। जी चलिए, सुरेश गर्ग साहब हमारे साथ में बैठे हैं, इस वक्त भाजपा नेता हैं और पेशेवर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। मैं सुरेश जी आपके पास आना चाहूंगा। अभी कुलवाल साहब का कहना है कि व्यापार उद्योग के लिए बजट कोई बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। मैं तो ये कहूंगा कि व्यापार उद्योग के लिए इससे बढ़िया बजट हो भी नहीं सकता। आप एमएसएमई सेक्टर के अंदर इंटरेस्ट रेट के अंदर 2% की रिबेट देना एक बहुत बड़ी छूट है, क्योंकि आज आपको इंटरेस्ट रेट अगर 2% की पूरे वर्ष भर के अंदर छूट मिलती है तो ये आपको इनकम का जरिया बनेगा। तो ये बहुत अच्छा बजट है। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा बजट है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा बजट है, गांवों के लिए, गांवों के डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा बजट है। तो इसलिए ये बजट व्यापारी वर्ग के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए सभी को समर्पित बजट है और बहुत अच्छा बजट दिया है। निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट दिया है वो देश के विकास के लिए बजट दिया है। आप ये देखिए कि हर चीज का आधुनिकीकरण के लिए आज रेलवे के अंदर पीपीपी मॉडल ला रहे हैं, उससे कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इसी तरीके से एमएसएमई के अंदर 2% की रेट देना, कॉर्पोरेट टैक्स को 250 करोड़ से 400 करोड़ के टर्नओवर पर कॉर्पोरेट टैक्स जो कि 99.3% यानी कि सभी कंपनियों को कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर रिबेट मिलेगी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये बहुत अच्छा बजट है। मैं एक बात जानना चाहूंगा, मैं यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली और सुषमा स्वराज, दोनों का नाम इस वजह से ले रहा हूं कि लोकसभा में भाजपा संसद दल की नेता थी और राज्यसभा में मिस्टर जेटली थे। जब ये बजट यूपीए 1 और 2 के टाइम पे जब किया जा रहा था तो एक जरूरत बताई गई थी कि पीपीपी मोड भविष्य की आवश्यकता है, जिसपे बजट के दरमियान इंटरेक्ट किया गया था और कहा गया था कि सरकार डुबोना चाह रही है देश को। अब पीपीपी मोड पे देश तैरता कैसे नजर आएगा, मैं ये जानना चाहता हूं एक बार। पीपीपी मोड के अंदर क्या होता है कि आपको पब्लिक का भी इंटरफेरेंस होता है, पब्लिक उसमें इन्वेस्टमेंट करती है। जी, इन्वेस्टमेंट करती है तो उसमें एक तो भ्रष्टाचार का जो है ना संभावना है वो कम होती है। जी, और एक इन्वेस्टमेंट यूपीए के मॉडल का पीपीपी मोड अलग था और एनडीए का मॉडल अलग हो सकता है, ये माना जाए। यूपीए का काम करने का तरीका था वो डिफरेंट था, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना था। आपने देखा उनके पीपीपी मॉडल पे पिछले 5 साल के अंदर अगर भ्रष्टाचार के अंदर कोई आरोप लगाया हो तो बताओ, लेकिन उससे 5 साल से पहले गवर्नमेंट में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा था। तो इसलिए पीपीपी मॉडल पे अगर हम ला रहे हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा और जनभागिता बढ़ेगी और उसके रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जी चलिए, एक भ्रम पैदा हो रखा है। अभी कहा यह जा रहा है कि अंतरिम बजट, निर्मला सीतारमण ने यह इस बात का जिक्र नहीं किया है कि इंटरिम बजट में जो हमने टैक्स पेयर्स को 5 लाख तक का एग्जाम दिया था उसे रेगुलर रखेंगे, इसका जिक्र नहीं किया उन्होंने। जी तो क्या यह माना जा सकता है कि अंतरिम बजट में जो अनाउंसमेंट्स थे उसे सभी को लागू कर रही है सरकार? नहीं, इसके अंदर मैं आपको क्लियर कर दूं कि सीतारमण जी ने 5 लाख तक की रिबेट का जो अंतरिम बजट में दिया था वो ऐसा कंटिन्यू बोला है कि जो जिसकी इनकम 5 लाख रुपए तक है
उसकी इनकम 5 लाख रुपए तक एग्जम्प्टेड रहेगी। उससे ऊपर की अगर इनकम है तो वो टैक्स स्लैब के अंदर कोई परिवर्तन नहीं किया है, लेकिन 5 लाख रुपए तक की जिसकी इनकम है उसको एग्जम्प्टेड रहेगा, ये उसके अंदर बताया गया है। चलिए, प्रणय हमारे साथ में है। प्रणय, आप युवा उद्यमी भी हैं और स्टार्टअप्स को लेकर के काफी फोकस था, जैसे कि लग भी रहा था कि मोदी जी की जो एक नया इंडिया को लेकर के आधारभूत जो प्लानिंग्स हैं, उनमें से एक स्टार्टअप, मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया, इन पे फोकस किया गया था। स्टार्टअप्स को लेकर के उन्होंने फंडिंग की भी बात कही है। उसके अलावा एक चैनल डीडी का पूरी तरह से समर्पित होगा स्टार्टअप्स के लिए। तो क्या फर्क पड़ेगा इससे, किस तरह की सोच डेवलप हो पाएगी और खासकर रिएक्शन किस तरह के आ रहे हैं साथियों के? योगेंद्र जी, अभी स्टार्टअप्स को लेके बहुत से बच्चे जिनके मन में नए नए आइडियाज हैं, इनोवेशंस हैं, उनको लेके वो लोग अभी तक क्या है, गवर्नमेंट से एक मैचअप नहीं बिठा सकते। ये जो स्टार्टअप चैनल आएगा, इस चैनल से मेरे को ये लगता है कि गवर्नमेंट की जो स्टार्टअप के लिए स्कीम्स है, वो सारी स्कीम्स बच्चों तक पहुंच पाएगी, इन स्टार्टअप लाने वालों के पास पहुंच पाएगी, उनको एक मोटिवेशन मिलेगा उस बिजनेस को लेके। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस चैनल को लेके आके और उसके लिए एक स्पेशल बजट लाने के लिए भी घोषणा करी है, वो बहुत ही सराहनीय मेरे हिसाब से है, क्योंकि स्टार्टअप्स में आज की तारीख में युवा जो भी है वो स्टार्टअप्स की ओर बढ़ रहा है और उसके पास बहुत सारे इनोवेशन आइडियाज है। उन इनोवेशन आइडियाज को अगर मोटिवेशन मिलता है तो वो बहुत आगे के लिए काम करता है। और आपने जैसे कि कहा, एमएसएमई में गुप्ता जी ने भी बताया कि एमएसएमई के अंदर मैं आपको एक चीज और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सरकार ने एक 59 मिनट्स में 1 करोड़ तक के लोन की घोषणा करी है, जो कि बहुत ही उम्दा और सराहनीय प्रयास है सरकार का। प्लस सरकार ने, वो आपने देखा होगा इस बजट में छोटी छोटी चीजें बिजनेसमैन के लिए, छोटे बिजनेसमैन को लेके बहुत ही उस तबके के ऊपर बहुत ही आगे की ओर बढ़ी है। 350 करोड़ जो है ये एनपीए के लिए 350 करोड़ रुपए की घोषणा करी है, जो कि एनपीए हो रहे हैं मिनी स्केल्स के बिजनेस है, जो माइक्रो स्केल्स और मिनी स्केल्स के बिजनेस है, तो उससे बहुत कुछ फायदा होने वाला है। और स्टार्टअप्स को लेके जो कल अपनी चर्चा हुई थी, तो उसमें ये उम्मीद भी थी कि स्टार्टअप्स को लेके कुछ अच्छा किया जाएगा, और आज सरकार ने उसका तोहफा हमें स्टार्टअप चैनल बना के दे दिया है। जी चलिए, मुकेश गोदार इस वक्त हमारे साथ में। इंडिया एजुकेशन हब बनेगा और विदेशी छात्रों को भारत में स्टडी के लिए रास्ते खोल रहे हैं। कुछ और भी घोषणाएं की हैं, 400 करोड़ रुपए उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए दी है, लेकिन ये मुझे को बहुत ज्यादा रकम नहीं लगती है। और वर्तमान जो एक क्वालिटी एजुकेशन की बात की जा रही है, दूसरी तरफ 400 करोड़ रुपए मुकर्रर करना मुझे लगता नहीं है कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी का बजट होता है इतना, तो इससे भी ज्यादा होता है। तो ये किस तरह से देखते हैं? नई शिक्षा नीति की भी बात की जा रही है। न्यू पॉलिसी जो अब बन रही है, निश्चित रूप से अभी तक बजट को आगे कुछ देखना बाकी है, अभी तक पूरा उसको पढ़ा जाएगा, उसके बाद में एजुकेशन के ऊपर क्या उन्होंने कहा है, क्या कैसे कर रहा है। परंतु निश्चित रूप से एक चीज जो यूथ के लिए मैंने यहां देखी कि जो रेंट का जो कानून है, जो विद्यार्थी जो जाते हैं शहरों के अंदर पढ़ते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा एक कानून बन रहा है कि उनके लिए आदर्श कानून के रूप में वहां विद्यार्थी पढ़ेंगे तो बिग सिटीज में उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ साथ में गांव में भी अगर आप बिग यूनिवर्सिटीज का बाहर का इन्वेस्टमेंट भी यहां करेंगे, या स्टूडेंट्स के लिए फंड्स जो जिसकी बात की गई है कि अगर वो यूनिवर्सिटीज को फंड दिया जाएगा और साथ साथ में बाहर भी भेजने का विद्यार्थियों को काम करेंगे, तो निश्चित रूप से एजुकेशन का जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो जरूर बढ़ेगी। परंतु इन इम्प्लीमेंटेशन हो, इस बात के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाए, यही एक उम्मीद हम कर सकते हैं बजट में। और ये तो फर्स्ट बजट अगर देखा जाए तो इस गवर्नमेंट के आने के बाद में जो फर्स्ट बजट है, भविष्य के अंदर भी हम इस प्रकार की उम्मीद करेंगे। स्टूडेंट्स हमेशा ये चाहता है कि उसको बहुत ही सस्ती और सुलभ शिक्षा मिले और उस क्वालिटी एजुकेशन मिले, इसी के ऊपर वो हमेशा ध्यान दिया जाता है और गवर्नमेंट हमेशा उसके ऊपर ध्यान दे तो निश्चित रूप से एजुकेशन में यूथ आगे आएगा। और भारत का जो यूथ है वो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा उसके अंदर उत्साह और उमंग है और उसके अंदर बहुत सारा ज्ञान है, पर वो निश्चित रूप से उसका यूटिलाइजेशन करना गवर्नमेंट का फर्स्ट दायित्व है। मैं आपके पास आना चाहूंगा कुलवाल साहब। एक कहा है ये ट्रेडिशनल ट्रेड, खासकर ट्राइबल एरिया जो है, ट्राइबल जो एरिया है उसमें उसको बढ़ावा दिया जाएगा ताकि ट्राइब्स में जो लोग रह रहे हैं उनका विकास हो सके, उनके कल्चर से जुड़ा हो, या फिर उसके साथ टूरिज्म को भी जोड़ने की बात की जा रही है कि हिंदुस्तान में ऐसे जो क्षेत्र हैं खासकर ट्राइबल एरिया जो है उनको एक अच्छे
डेस्टिनेशन के रूप में उन्हें प्रमोट किया जाएगा। साथ ही उनकी कला संस्कृति उसको एक जैसे मैंने कहा कि ट्रेडिशनल या हमारे पारंपरिक उद्योग के साथ में जोड़ा जाएगा, चाहे वो आसाम के हैं तो बांस से ज्वेलरी तक बन रही है, इस तरह का एक जिक्र किया है निर्मला सीतारमण ने। तो ये माना जा सकता है कि छोटे स्तर पर कुटीर उद्योग कह सकते हैं, उनके अपनी पारंपरिक जो ट्रेड है उसको इसको बढ़ावा मिलेगा तो इकोनॉमी पे असर आएगा, क्योंकि पैसा जब हाथ में आता है तो मार्केट में भी आता है। देखिए योगेंद्र जी, मैंने इससे पूर्व भी ये कहा था आपसे कि सरकार की जो योजनाएं होती है वो सब अच्छी होती है, सरकार जो योजना लेके आती है वो सब अच्छी योजनाएं लेके आती है, मगर जो उसके नीचे काम करने वाले लोग हैं उनकी स्थिति क्या है? सवाल है कि योजना सब अच्छी होती है, योजना में सरकार कोई बुरी योजना, किसी ने कहा कि सरकार की योजना कमजोर है या योजना अच्छी नहीं है, योजना होती है वो सब अच्छी होती है, मगर जो नीचे काम करने वाले लोग हैं, जैसा आपने पूछा था मेरे बराबर के मित्र से बीजेपी के कि आपका जो पीपी, जब कांग्रेस पीपी मॉडल लेके आई तो उसमें भ्रष्टाचार था, और इनके पीपी मॉडल में भ्रष्टाचार नहीं है। काम करने वाले वही लोग हैं, काम कराने वाले वही लोग हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग जब पीपी मॉडल में आएंगे, आखिर वो बिल पास करना किसको है ये तो बता दो मुझे आप, क्या उनका बिल खुद ही पास हो जाएगा क्या? तो ऐसी बातें करके गुमराह मत करो, जो सच्चाई उसको एक्सेप्ट करो। सच्चाई तो ये है कि जो देखिए नया व्यापार खुल रहा है वो अच्छी बात है, पर आज जब ये अपन कहते कि उस सरकार में तो गलत था, वो आधार कार्ड गलत था, अब हमारा आधार कार्ड सही है, तो ऐसा मत बोलो कि वो सरकारें तो गलत काम किए और हमारी सरकार अच्छे काम कर रही है। सवाल है कि योजनाएं जो भी आएगी अच्छी आएगी, पर नीचे जो काम करने वाले लोग हैं उनकी स्थिति क्या होगी? अभी बोला छोटे जो व्यापारी है उनको हम फायदा करेंगे, क्या चीज का करेंगे? जब बड़े जो मेट्रो है इनके 1 तारीख से 7 तारीख का देख ली, तो एक बड़ा विज्ञापन का पन्ना आता है, उसमें लिखा था सेब 20 रुपए किलो, केला 5 रुपए किलो, टमाटर 20 रुपए, मतलब जो कहीं मंडी में रेट नहीं होती है वो रेट उनकी होती है। क्यों विदेशी कंपनियों से जुड़े हुए हैं, और स्थिति है कि जब वो बेचारा अपने किसान वो इस भाव में बेच नहीं सकता जो रेट उनकी है, तो 1 तारीख से 7 तारीख तक रेट उनकी अलग होती है और 7 के बाद 21 दिन की रेट उनकी अलग होती है। तो सरकार कदम उठाए, सवाल हमको सरकार के विरोध में नहीं है, सरकार कदम उठाए, मगर जो नीचे के जो लोग हैं उस जो कार्य योजना को प्रॉपर रूप से दे सके, वो काम होना चाहिए जिसमें भ्रष्टाचार कम हो। जी सुरेश जी, अभी आप एक बात बता रहे थे मुझे कि 5 लाख तक का उसमें निर्मला सीतारमण जी ने जिक्र किया है। जिक्र इस तरह से नहीं किया है, जिक्र जैसे किसान और व्यापारी दोनों को पेंशन की बात कही है कि 60 साल की उम्र के बाद में 3,000 रुपए तक पेंशन दी जाएगी। तो मैं यही यहां पे जानना चाह रहा हूं कि बिल्कुल खुलकर के उन्होंने इसका संख्या आधार और बढ़ा दिया है, इसका संख्या भी बढ़ाई है इसमें असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की भी, जिसको कल हम जिक्र कर रहे थे कि असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उन्हें सिक्योर करने की जरूरत है, उसका जिक्र भी आया था। तो आप ये कह रहे हैं कि 5 लाख तक का उन्होंने जिक्र किया है। अभी तक जो ये भ्रांति है कि निर्मला सीतारमण जी ने खुलकर के इस स्लैब को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कहा कि टैक्स एग्जाम जो राशि है उसमें कोई इजाफा किया और कि यहां 5 लाख तक का स्लैब बढ़ा दिया या 8 लाख तक का स्लैब बढ़ा दिया। और उसके अलावा मकान का जो बात कर रहे हैं कि 45 लाख मकान पर पहले 2 लाख रुपए का जो टैक्स रिबेट था उसे 1.5 लाख रुपए और बढ़ा के 3.5 लाख रुपए किया है। जी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि निर्मला सीतारमण जी ने एक शब्द बोला था कि हमने अंतिम बजट जो पेश किया था उसके अंदर 5 लाख रुपए तक का एग्जम्प्टेड दिया था, उसके अंदर हम अब कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो 5 लाख रुपए का जो एग्जम्पशन दिया है जिसकी 5 लाख रुपए तक की इनकम है वो एज इट इज रहेगी। उन्होंने इसके अंदर कुछ चेंज करने के लिए कोई भी शब्द नहीं बोला। इसी तरीके से क्योंकि भ्रांति इस वजह से हो रही है कि किसान मजदूर व्यापारी जो एक स्लैब बना दिया उसके नीचे के अगर कोई व्यापारी है जिनकी इनकम इससे ज्यादा नहीं है उनको 3,000 रुपए उनको पेंशन में करा हूं, इसका खुलकर के उन्होंने पूरा डिटेल के अंदर ब्रीफ किया अपने भाषण के दरमियान। मोदी जी ने इसी के ऊपर 3 बार तालियां भी बजाई थी। तो ये इनकम टैक्स स्लैब जो मिडिल क्लास के लिए बढ़ाने की बात थी उसका जिक्र बिल्कुल नहीं किया उन्होंने कि हाँ
उन्होंने उसका अनुमोदन किया है कि जो 5 लाख रुपए तक की एग्जम्प्टेड इनकम है वो कंटिन्यू रहेगी, ये इस चीज का अनुमोदन किया, इसलिए उसको डिटेल में बताने की जरूरत नहीं थी। ये जो 3,000 रुपए है इसका दायरा बढ़ाने के लिए उसने डिटेल में बताया कि भाई अगर छोटे उद्योग है, छोटे व्यापारी है तो उनको 3,000 रुपए महा पेंशन और किसानों को 3,000 रुपए महा पेंशन। इसी तरीके से व्यापारी, किसान और मजदूर, क्षेत्र और इसी तरीके से हाउसिंग लोन जो 45 लाख रुपए तक का जो मकान ले रहा है उसको हाउसिंग लोन में एक बहुत बड़ी राहत दी है, जो कि 2 लाख रुपए तक की रिबेट थी, उसको 3.5 लाख रुपए की रिबेट दी है। ये बहुत बड़ा अच्छा कदम है। इसी तरीके से एक चीज और मैं जानना चाहूंगा सर आपसे कि एक आपने कहा कि एमएसएमई सेक्टर को काफी सपोर्ट किया है, उसमें बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए क्योंकि इसकी कमर टूट रही थी। लेकिन अगर कोई 1 करोड़ से या 1 करोड़ से ज्यादा का लेन देन बैंक से करेगा तो उसको महंगा कर दिया उसको। नहीं, बैंक से लेन देन से नहीं है, 1 करोड़ से राशि, 1 करोड़ की राशि अगर विड्रॉल करता है 1 करोड़ या उससे ज्यादा की राशि उस पे टैक्स लगेगा, 2% टैक्स लगेगा। अगर वो 1 करोड़ से ऊपर 1 करोड़ से, तो मेरे ख्याल से 99% व्यापारी उस वर्ग के अंदर नहीं आता कि वो 1 करोड़ से ज्यादा का विड्रॉल पूरे साल में करता हो, कैश विड्रॉल 1 करोड़ से, क्योंकि 99% व्यापारी नहीं आएगा। कुछ जो बड़े केसेस के अंदर होंगे, जो बड़े व्यापारी होंगे वो निकालते हो तो बात अलग है, नहीं तो बाकी 99% इस क्षेत्र के अंदर नहीं आते, तो इससे बहुत बड़ा भार किसी के ऊपर नहीं पड़ेगा। अब आप देखिए एनबीएफसी को कंट्रोल करने के लिए कि एनबीएफसी के एसेट्स परचेज करने के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक है उनको छूट दे दी कि 1 लाख करोड़ रुपए तक का आप एसेट इनका परचेज कर सकते हो और 6 महीने की गवर्नमेंट उस पर गारंटी देगी। इसी तरीके से नेशनल हाउसिंग कंपनी, जो हाउसिंग कंपनी है वो एनएचबी से गवर्न हो रही थी, उसको अब आरबीआई से रेगुलेटर हो गया है, तो इससे बड़ा फायदा होगा। ये बहुत बड़ा जरूरी था कि अब आरबीआई उसको रेगुलेट करेगी, तो उस पर कंट्रोल होगा और उसमें आपका जो एनपीए की रिकवरी, अब आप देखिए एनपीए की रिकवरी 4 लाख करोड़ रुपए की एनपीए की रिकवरी पिछले सालों के अंदर हुई है। यहां एक मेरा सवाल है, देखिए लगातार बजट पेश करने के बाद भी ये आरोप सीधे लगना शुरू है कि फैब्रिकेटेड आंकड़े पेश किए जा रहे हैं अभी भी, खासकर एनपीए को लेकर के, और ये भी कहा जा रहा है कि एनपीए बढ़ा नहीं है, बैंकों का कम हुआ है। हाँ, 1 लाख करोड़ से कम हुआ है एनपीए, 1 लाख करोड़ से एनपीए कम हुआ है, 4 लाख करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है। लेकिन मोदी सरकार पे सर ये आरोप लग रहा है कि फैब्रिकेटेड आंकड़े पेश किए जा रहे हैं। मैं ये थोड़ी सी बात आपको बताना चाहूंगा कि उर्जित पटेल जो मोदी सरकार के बड़े चहेते थे, उनको आरबीआई का गवर्नर भी बनाया गया था, जो रिजाइन करके चले गए, ज्यादा उम्र भी नहीं है, तो 55 साल के हुए हैं। उन्होंने अभी भी कहा है कि आंकड़े छिपाना देश को भ्रम में रखना है। आप पढ़ सकते हैं आज के पेपर में ये बात है, वे यूएस के अंदर वो बोल रहे थे, और ये पहली बार उन्होंने आफ्टर रेजिग्नेशन ये बात कही है कि आंकड़े नहीं छिपाने चाहिए, आंकड़े छिपाने से देश भ्रमित होता है। तो कहीं ना कहीं उनका संकेत ये था कि जो लगातार बात उठ रही है कि फैब्रिकेटेड आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, कहीं वो इशारा तो नहीं था उर्जित पटेल का? मैं आपको बता देता हूं कि 2014 से पहले आपने देखा होगा कि एनपीए बैंक जो बताते थे वो 2%, 2.5% इस तरह से बताते थे। 2014 के बाद में बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि भाई रियलिटी क्या है, रियलिटी, क्योंकि एनपीए ज्यादा थे लेकिन बता नहीं रहे थे। 2014 के बाद में एनपीए को बताना चालू हुआ और एनपीए का बढ़ा है, क्योंकि 2014 के पहले जो भी लोन दिए थे उसके अंदर बिल्कुल जो भी पैरामीटर्स है उसके अकॉर्डिंग लोन दिए नहीं गए थे, तो वो एनपीए, उसकी वजह से एनपीए बढ़े थे। मैं आ रहा हूं आपके पास में, एक बार प्रणय के पास में जाना चाहूंगा। प्रणय जी, ये जब कैश विड्रॉल और इन पे जब चर्चा चल रही थी खातों को लेकर के, तो निर्मला सीतारमण ने एक बात कही थी कि हम लोग ई गवर्नेंस को बढ़ावा दे और हम ऑनलाइन पेमेंट और उसकी परंपरा को ज्यादा ध्यान दे, डिजिटल की ओर जाए। लेकिन एक बात ये सबके कान सुनना चाहते थे कि गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी सिस्टम क्या होगा कि अगर आप ऑनलाइन सारे काम कर रहे हैं, आए दिन आप यहां पे बैठे हैं, पैसे ऑस्ट्रेलिया में निकल रहे हैं, आपका काम आपकी जेब में है, परचेजिंग किसी मॉल में हो रही है, इसकी क्या सिक्योरिटी है? सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट को बहुत अच्छे कदम लेने चाहिए थे। हाँ, हालांकि उस लेवल पे, जिस लेवल पे गवर्नमेंट को कदम लेने थे उस पे देखिए कई सेक्टर में कानून का जिक्र किया उन्होंने कि इस क्षेत्र में ऐसा होगा तो हम कानून लेकर के आएंगे, किराए का कानून बनेगा, एजुकेशन के लिए कानून बन रहा है। तो ये जब चीटिंग के लिए, इसे रोकने के लिए सरकार का कोई ब्लूप्रिंट नजर नहीं आया इस बजट में। इस बजट में मुझे भी उस चीज की कमी, मैं मतलब आपको फ्रेंकली बताऊं तो उस चीज की मुझे भी कमी नजर आई है कि सिक्योरिटी के लिए इन्होंने कोई स्पेशल स्कीम या पुलिसिंग के लिए कोई स्पेशल, आप इनको एक हर जिले लेवल पे एक सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स देने चाहिए थे,
ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, क्योंकि इस देश को जो डिजिटल इंडिया के नाम पे देखा जा रहा है और डिजिटली, और मेरे ख्याल से 2024 तक विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बन के उभरने का हमारा जो लक्ष्य है प्रधानमंत्री जी का, उसके ऊपर इस चीज पे सबसे बड़ा काम करना चाहिए था। सरकार ने एक काम बहुत अच्छा किया है, हर घर नल हर घर जल वाला लक्ष्य जो उन्होंने लिया है 2023, बहुत बड़ी चुनौती है देश के लिए, बहुत बड़ी चुनौती है। और चूंकि आज राजस्थान में 1% पानी है, जितना उसका पूरे देश का पानी, उसका 1% पानी है, और जबकि कंजम्पशन 16% है। तो उस चीज को मेंटेन करना, सब जगह बैलेंस बनाना सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो बजट जब योगेंद्र जी आता है तो बजट में सारी चीजों को ध्यान रखा जाता है, पर मेरे हिसाब से कभी कभी कोई चीज रह जाती है तो उसको वो आगे रेक्टिफाई कर देंगे, कैबिनेट्स में ले जाके और लोकसभा में बिल लाके कुछ कैसे भी करके रेक्टिफाई करेंगे, पर सिक्योरिटी के ऊपर काम करना चाहिए। आपको भी महसूस हो रहा होगा ये कि सिक्योरिटी सिस्टम के लिए भी निर्मला जी को बोलना चाहिए था। एवरीडे आप पढ़िए, मैं छोटे से जयपुर की बात करता हूं, चीटिंग के करीब 8 से 10 मामले पर डे ये सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, और आपके पास भी आते हैं, कोई मिलने वाला होता है, समाचार पत्रों के जरिए होता है। तो ये सिस्टम के लिए मुझे महसूस होता है, आपको भी होता होगा, कि इस पे जरूर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। जी, आपको कहना चाहता हूं कि बैंक के अंदर रेगुलर मैसेज कस्टमर को किए जाते हैं कि भाई आप अपना जो भी पिन नंबर है या कोई भी ओटीपी है किसी से शेयर न करें, टेलीफोन पे आप विश्वास नहीं करें। मतलब श्योर बिल्कुल होता है। सर मैं एक सेकंड सर, कुछ दिन पहले की बात है सर, ये तो सिविल लाइंस के अंदर एक ब्रांच के अंदर बैंक कर्मी खुद बैठे और 45,000 रुपए उनके पुणे में निकल गए। बैंक कर्मी वो किससे शेयर करेंगे? बिल्कुल आप इसके लिए आप आरबीआई को और बैंक को इमीडिएटली कंप्लेन कर सकते हैं, तो वो उस पर रोक लग सकती है। अगर आपने 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर आपने बैंक को इन्फॉर्म किया है तो बैंक उसकी इंक्वायरी करके उस चीज पर रोक लगा सकती है। आपके ये बता के रिकवरी परसेंटेज अभी तक शून्य है, रिकवरी नहीं हो पाती, आप एफआईआर दर्ज करा दीजिए। जी, मेरा ये कहना है कि आपको रेगुलर इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि भाई आप अपना ओटीपी या आपका जो भी नंबर है, पिन नंबर है, वो किसी से शेयर नहीं करें। जनरली क्या होता है कि टेलीफोन आता है भोलेपन में, क्योंकि इंडिया की जनता थोड़ी भोली होती है कि टेलीफोन आता है तो वो उसको अपने ओटीपी शेयर कर लेता है, तो वो उसकी वजह से वो मिस। तो इसमें वास्तव में आना चाहिए कानून, और आने वाले दिनों में इसमें कानून आएगा और निश्चित रूप से इसके ऊपर रोक लगेगी। जहां तक इसमें मेरे को लगता है योगेंद्र जी, कहीं ना कहीं सरकार को इस चीज पे काम करना चाहिए कि हर बैंक के जो सेंट्रल लेवल बैंक है, जो सेंट्रलाइज्ड बैंक है, उन बैंक के ऊपर सिक्योरिटी मेजरमेंट्स को लेके काम करना चाहिए, और पर्सनली उन्हीं के ऊपर इस चीज की जो है उनके ऊपर ही थोपा जाना चाहिए, पर सरकार को खुद पे ना लेके। क्योंकि आप एक बैंक का ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू हो रहा है तो बैंक उसके ऊपर ज्यादा नजर बना के रख सकता है, तो बैंक को ही देख के रहना चाहिए कि हमें इसके ऊपर कैसे सुपरविजन करना चाहिए और कैसे सिक्योरिटी सिस्टम डेवलप करना चाहिए। क्योंकि आप भी देखते होंगे कि अगर मैं मेरा खुद का बिजनेस चला रहा हूं तो मैं मेरे प्रॉफिट के लिए बहुत अच्छे से काम करूंगा, इंस्टेड ऑफ आप मेरे लिए उतना काम नहीं कर पाएंगे। तो वैसे ही बैंक को अगर खुद को अपने प्रॉफिट में लेके आना है तो बैंक खुद उसके ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट करेगी और ज्यादा रिसर्च करेगी, डेवलपमेंट करेगी चीजों को, इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट से हम इसकी अपेक्षा करें। तो डिजिटल इंडिया भी मेरा भी एक सजेशन है। डिजिटल इंडिया के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके लिए मेरा मानना है कि अगर गवर्नमेंट इसके अंदर अगर ट्रिब्यूनल्स बना ले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिन पे केवल और केवल मात्र इस प्रकार की, अगर जैसे कैशलेस ट्रांजैक्शन की जब बात चल रही है और इसके अंदर जो हर आदमी, जो अब अगर गांव का आदमी है उसको भी डिजिटल कार्ड बन गया है, उसका भी आधार कार्ड से उसका लिंक हो गया उसका खाता, तो निश्चित रूप से उसको भी सिक्योरिटी की आवश्यकता है। तो इसलिए ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं ये मुझे लगता है काफी फायदेमंद रहेंगे अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर ज्यादा फोकस करती है। ट्रिब्यूनल का हिसाब ये है कि अगर आज मेरे 45,000 रुपए निकले हैं, ईश्वर करे 1 रुपए भी ना निकले, कितने दिन में फैसला आएगा? निश्चित रूप से ये बात फैसला आएगा कि इसके अंदर वो मतलब चले जाए। मुझे आज तक ये बता दीजिए कि किसी के पैसे कहीं दूसरी जगह पे निकले, अगर वो व्यक्ति पकड़ा गया कैसे सिस्टम से, तो मैं नहीं कह सकता। अदरवाइज आज शून्य है रिकवरी, 1 रुपया वापस नहीं आ रहा। तो ट्रिब्यूनल हर घर में खोल दीजिए, जब पैसा ही वापस नहीं आ रहा तो उससे फर्क क्या पड़ने वाला है? सर ऐसा नहीं है। अपनी न्याय व्यवस्था हो सकती है कि थोड़ा धीरे धीरे चल रही हो, परंतु एटलीस्ट जाके जरूर उसको फायदा होता है, चाहे वो कॉम्प्रोमाइज चाहे वो खुद ही कर ले। ऐसा नहीं है कि कंप्लेनेंट खुद परिवार एक्यूज के साथ कोई ना कोई, अगर हो सकता है कि उनका कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाए, वो नहीं कह सकता, बट एटलीस्ट जाके उसका निर्धारण होता है 95% केसेस। फिर वो अपील में चला जाएगा बंदा कि चलिए आपको अवसर देते हैं कि आप अपील में जा सकते हैं। निश्चित रूप से अपील में जाए, पर उसको पहले करानी पड़ेगी सर। उसकी गलती नहीं है,
पैसे निकलने में आज ये मैं ताल ठोक के कह सकता हूं कि 80% जो पैसा निकल रहा है ये केवल कहा जाता है पुलिस के माध्यम से और जांच एजेंसियों के माध्यम से कि आपने ओटीपी शेयर किया होगा, अपने अकाउंट शेयर किया होगा। बिल्कुल लोग कहते हैं कि कहां से शेयर करेंगे, कोई बिल्कुल मैसेज के जरिए में पता लगा। ऑस्ट्रेलिया में जो व्यक्ति बैठा हुआ है, यहां पे बैठा ऑस्ट्रेलिया में, उसके पैसे कार्ड से स्वीपिंग हो रही है, फिर ये कहां से हो गया? बिल्कुल आपकी बात से कतई वो एतराज नहीं किया जा सकता। मानते हैं कि ये डिजिटल जो हैकिंग जो सिस्टम है, बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बहुत ज्यादा हैकिंग में लग गए हैं, तो हैकिंग करने के बाद में फिर वो कैश निकलवा भी लेते हैं। पर निश्चित रूप से इसका जो भविष्य का जो सिस्टम है, जैसे अभी लास्ट दिन ही आपने देखा होगा कि एक जो नाइजीरियन जो लड़का है उसको पकड़ा भी गया, उसके एक बहुत बड़ा गिरोह जो है वो भी पकड़ में आया। तो अपन अगर उसके इन्वेस्टिगेशन करने में, आज हमारी पुलिस जो है वो भी डिजिटल नहीं है, इसको धीरे धीरे डिजिटलाइजेशन, जैसे कैशलेस और ये जो पेमेंट के मामले में डिजिटल हुआ है, तो उस प्रकार पुलिस भी डिजिटल तो हो, फिजिकली तो हो, इतने लोग ही नहीं है पुलिस के पास में, वो लॉ एंड ऑर्डर करते हैं तो थानों के अंदर कोई खाना खाने वाला भी नहीं मिलता है कि जो मैं आपको एक बार आपसे क्षमा चाहूंगा, पर मैं आपके माध्यम से सरकार को एक सजेशन देना चाहूंगा। सरकार जब आधार कार्ड बनाती है तो अपने को पता है रेटिना और हर चीज का हमारा स्कैनिंग करती है, तो कहीं ना कहीं सरकार को सिक्योरिटी के अंदर अगर जाना है तो रेटिना या फिर फिंगरप्रिंट ओटीपी के बावजूद उसी पर्टिकुलर व्यक्ति के आधार कार्ड के रेटिना और फिंगरप्रिंट्स को एप्लीकेबल कर देना चाहिए। उस हिसाब से, मेरे हिसाब से, ये डिजिटलाइजेशन के ऊपर बहुत सारी चीज में कमी आ जाए। सुविधा हो किसी को कि ये क्यों कैमरे से ले रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार के लिए कर देना चाहिए, बात सही है। चलिए मुकेश जी, मैं एक बार वापस आपके पास में आ रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि रेलवे में काफी सफर करते होंगे जी, और मुझे ये कहने में कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है कि रेलवे में जो हर्डल्स बन रही हैं, प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हो रही हैं, उसकी बड़ी जिम्मेदारी आम पब्लिक के ऊपर है जी। वही उसको पैदा कर रही है। और क्राउडेड स्टेशन पे भीड़, और डब्बों में आपका रिजर्वेशन का डब्बा है तो आप उसके अंदर विदाउट टिकट वाले भी घुस रहे हैं, जनरल वाले भी घुस रहे हैं। कुछ सिस्टम को करना चाहिए। और मान सकते हैं कि पीपीपी मॉडल पे जाने के बाद में, हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है पीपीपी मॉडल पे जाने के लिए, अभी तो जो ट्रेन का ट्रैक वाला काम है उसके लिए क्या है, किस तरह की सुविधा की उम्मीद कर रहे थे, या ये मान सकते हैं कि बजट वास्तव में रेलवे के हिसाब से एक आम यात्री के लिए अच्छी सुविधाएं देगा? निश्चित रूप से आपकी इस बात से बड़ा सहमत हूं कि जो समस्याएं हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, और खासतौर पर जो अपने जनरल ट्रैफिक है उसके अंदर। और रेलवे की जहां तक बात है तो रेलवे के अंदर पिछले दिनों से काफी इंप्रूवमेंट आ रहे हैं। अपन प्लेटफॉर्म पे भी जाते हैं, ट्रेन के अंदर भी काफी कुछ स्वच्छता के अंदर भी आया है, काफी चीजें इंप्रूवमेंट हो रही है। परंतु अभी भी इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। जैसे आपने कहा कि विदाउट ट्रेन टिकट्स के भी आपको एसी डब्बों में भी लोग मिल जाएंगे, तो उसके लिए भी एक बड़ा सिस्टम का इन्होंने कई सारी हेल्पलाइंस तो स्टार्ट कर रखी हैं जिन पे अपन कंप्लेन कर सकते हैं, और कंप्लेन के माध्यम से हाथों हाथ रिजल्ट भी आता है। काफी बार अपन देखते हैं न्यूज़पेपर और टीवी के माध्यम से यह भी देखा जाता है कि रेल मंत्री को ट्वीट किया जाता है और उसका हाथों हाथ उसकी समस्याएं जो हल भी होती है। परंतु इसके अंदर बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं जो अभी तक सुधार करने की आवश्यकता है। और जो रही बात पीपीपी मॉडल की, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात है, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर निश्चित रूप से अगर अपन प्राइवेट आदमी कोई जाएगा तो वो ज्यादा उसका यूटिलाइजेशन होगा। और अगर प्राइवेट की बात करते हैं तो निश्चित रूप से आज जो युवाओं की जो बात है, आज यूथ जो है वो रोजगार के लिए तलाश कर रहा है, और रोजगार के लिए जब जाएगा तो ये प्राइवेट कंपनीज के अंदर एक एक आदमी को 2-2, 2.5-2, 3-3 लाख रुपए गवर्नमेंट पे कर रही है, गवर्नमेंट के हिसाब से बड़े बड़े अधिकारियों को पे करिए। अगर उसमें से भी अगर आप उसका पार्टीशन करें तो निश्चित रूप से 20-20 हजार रुपए में आपको वापस आऊंगा आपके पास में, प्रणय के पास में जाना चाहूंगा। प्रणय, एक बात और मैं जानना चाहता हूं, जैसे हमने जिक्र किया कि डिजिटल इंडिया को आप लेन देन में तो आप डिजिटल करने जा रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी सिस्टम नहीं था। लेकिन मेरा दूसरी बात और मैं कहना चाहूंगा कि सरकारी कर्मचारी, सरकारी नौकरी में जो लोग चाहते हैं कि सरकार नौकरी लगनी चाहिए, एक जवाबदेही का जो जिक्र होना चाहिए। अक्सर ये कहा जाता है कि सर्विस में रिटर्न नहीं मिल पाता है। अगर 10:30, 9:30 बजे का टाइम है, गए तो गए, नहीं तो कोई बात नहीं। कोई अगर आपका अधिकारी बिल्कुल कह सकते हैं कि अगर सख्त है तो आपकी आदतें सुधार सकता है, अदरवाइज ये मानते हैं कि कुछ नहीं, यूनियंस बन गई हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं, इनको अधिकार नहीं है। एक जो वास्तव में एक जवाबदेही होनी चाहिए सर्विस क्लास की, खासकर गवर्नमेंट जॉब में, क्योंकि आज ये चिंता की बात इस वजह से है कि उनके पेमेंट और पेंशन पे जितना पैसा जा रहा है, इतना देश के इंफ्रास्ट्रक्चर से भी खर्च नहीं हो पा रहा।
योगेंद्र जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कहीं ना कहीं जो यूनियंस हैं, यूनियंस का भी एक दायरा बना देना चाहिए कि आप इस चीज के लिए फाइट करेंगे, आप अपने राइट्स के लिए फाइट करें, पर आप कभी भी इस चीज के लिए फाइट नहीं करें कि आप अपने कार्य जिसके लिए आप उस यूनियन का पार्ट है, आप उन यूनियन में जिस कारण से जुड़े हुए हैं, आप उस यूनियन में टाइम पे ना जाएं, आप ऑफिस में टाइम पे ना जाएं, क्योंकि आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। अगर आप सरकारी जॉब में आए हैं, सरकारी नौकरी में आप नौकरी कर रहे हैं, तो आपको देश को कुछ करके देने के लिए आपको 9:30 से 6 बजे तक का टाइम सरकार ने अलॉट किया है, और सरकार ने आपको पूरा सोशल टाइम के लिए भी 2 दिन का समय हफ्ते में दिया है, जो कि आपको पता होगा 5 days इन अ वीक गवर्नमेंट का काम चल रहा है। मेरे हिसाब से सरकार को इस पे और टफ पॉलिसीज लानी चाहिए और उसके ऊपर कुछ एक्शन प्लान्स लाने चाहिए, जिससे कि जितने जो सरकारी नौकर है वो टाइम टू टाइम, और एक रेक्टिफिकेशन सिस्टम इसमें लेके आना चाहिए कि भाई आज किसी भी फाइल को आप 2 दिन से ज्यादा रोक नहीं सकेंगे अपने पास, 3 दिन से ज्यादा एक अधिकारी अपने पास नहीं रोक सकेगा, और अगर रोकता है तो उसको उसका जवाबदेही बनना पड़ेगा। और जैसा जैसा ये डिजिटाइजेशन होगा, मुझे लगता है कि सिस्टम में आ रहे हैं, होना भी चाहिए। शायद ये फ्यूचर इसी का है, तो गवर्नमेंट फाइल्स को वैसे भी जोड़ने की कोशिश कर रही है। मैं सुरेश जी आपके पास वापस आना चाहूंगा एक बार। एमएसएमई, व्यापार सेक्टर, सबको जोड़ने की ठीक से कोशिश की है, एम्प्लॉयमेंट के अवसर की बात कही है, और यह कहा गया है कि देश में 55 से 60 लाख लोगों को एवरी ईयर रोजगार की आवश्यकता है। आवश्यकता तो बल दिया उन्होंने, और तो ये कैसे पूरा कर पाएंगे? तो इसके लिए योगेंद्र जी 2-3 चीजें हैं। एक तो एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा दिया है। एमएसएमई सेक्टर को अगर बढ़ावा दिया तो उससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आप अगर जैसे कि अब जैसे 1 करोड़ रुपए तक का लोन है, उसको 1 मिनट के अंदर अगर आपको अप्लाई करोगे और उसको 1 मिनट के अंदर अगर लोन सैंक्शन हो रहा है, तो उसमें रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, क्योंकि वो लोन लेगा तो वो बिजनेस करेगा तो उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इसी तरीके से आप एमएसएमई में 2% की रेट ऑफ इंटरेस्ट की छूट दी है, तो उससे बिजनेस बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। इसी तरीके महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर 1 लाख रुपए तक की 1 लाख रुपए तक का प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के अंदर 1 लाख रुपए तक का ऋण उनको दिया जाएगा। उनको अब आप देखिए महिलाओं के लिए क्या किया उन्होंने कि अगर महिलाओं का जनधन अकाउंट में अकाउंट है तो 5,000 रुपए की उनकी ओडी फैसिलिटी दी है। तो इस तरह से जो काम है, और पीपीपी मॉडल, जैसे अभी पीपीपी मॉडल आ रहा है, तो पीपीपी मॉडल से भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आपके अगर रेलवे के अंदर आधुनिकीकरण हो रहा है, या 1.25 लाख रोड डेवलपमेंट हो रहा है, 1.25 लाख करोड़ का रोड, 1.25 लाख किलोमीटर का रोड का डेवलपमेंट होगा, तो उससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जैसे भी जितना भी डेवलपमेंट बढ़ता है तो उससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। स्टार्टअप्स जो है, स्टार्टअप्स को टीबी प्रोग्राम से जोड़ रहे हैं, तो उन सब चीजों से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जो 50 लाख रोजगार के अवसर जो चाहिए वो इस तरह से बढ़ेंगे। इसके चलिए मैं विष्णु कुलवाल साहब के पास में जाना चाहूंगा। कुलवाल साहब, नया भारत, न्यू इंडिया का जो एक विजन लेकर के चल रहे हैं प्रधानमंत्री, आई थिंक कि बजट भी उसी के इर्द गिर्द होना चाहिए, क्योंकि कहा यही जा रहा था कि न्यू इंडिया का बजट आएगा। ये मोदी साहब ने अपना जो नारा दिया है कि न्यू इंडिया, चाहे जल शक्ति मंत्रालय की बात की हो उन्होंने, उसको भी अब की बार काफी फोकस करने की कोशिश की है। बाकायदा कि टाइम बाउंड प्रोग्राम हाथ में ले रहे हैं कि इतने साल तक हर व्यक्ति को घर, उसमें बिजली, पानी, गांव की सड़क की सुविधा, ये सब चीजें होनी चाहिए। तो नए इंडिया का काफी कुछ झलक कह सकते हैं, या उसका प्लेटफॉर्म बनना शुरू हो चुका है? देखिए योगेंद्र जी, प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं तो मैं तो उनका निजी मामला मानता हूं। का मामला है तो नहीं, देश के बारे में तो बात कहां से करेंगे? वो जिस देश में 70 साल की आजादी के बाद अब 2024 तक पानी की बात कर रहे हैं, एक देश के प्रधानमंत्री के जो रक्षा मंत्री है, प्रधानमंत्री तो जो फाइनेंस मंत्री है, वो बात कर रहे हैं। तो जब देश में आजादी के 70 साल में हम पानी का इंतजाम नहीं कर सकते, तो न्यू इंडिया की बात करना, मुझे तो लगता है कि मन में कहीं खोट है। सवाल है कि भारत तो भारत ही है। अब नया भारत क्या चीज ला दोगे? नया भारत है भाई, हमारे कपड़े बदल दोगे, हमें बदल दोगे, क्या बदल दोगे? अभी मुद्रा लोन के बारे में बात की, मैं आज बताता हूं, आप मेरे साथ चलिए, 90% बैंक मैनेजर मुद्रा लोन देगा ही नहीं। आप कंप्लेंट करो उसकी, क्या करोगे? कुछ नहीं होगा। आप मेरी बात तो सुन लो, आप फिर बोलिएगा, मैं थोड़ी बड़ा करूंगा। आप चल जाइए, वो कोशिश ये करेगा कोई व्यापारी की फैमिली आए या उनकी कोई लेडीज आए, उसके नाम से लोन कर देगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि
इंदिरा जी के जमाने में भी लोन हुआ था, जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग ले गए थे। और ये लोन है ना, ये लोन बैंक का नहीं चुकेगा। मैं उस दिन में बोल रहा था, आज ही बोल रहा हूं। और आप चलिए मेरे साथ बैंक में, और ऐसे मुझे 5 खाते बता दीजिए उस बैंक में जहां पैसा चुक रहा है। सवाल है कि आप किसी भी चीज को फ्री करके क्या गुमराह करना चाहते हो? फ्री करना क्यों चाहते हो? हमसे काम लो, काम के बदले पैसा दो। हम काम करना चाहते हैं, आप हमें ब्याज लोन लेना चाहते हो, लोन लेके बेटा ब्याज। जब हम छोटे व्यापारी अगर बैंक से 10 लाख का लोन लेके आ जाएंगे और हम दुकान खोलेंगे, तो जो ये बड़े जो हाथी बैठे हैं, जो 10 रुपए किलो में चीज बेच देते हैं, हमारे पास चीज वो 25 रुपए किलो में आती है, तो लोन कहां चुका पाएगा? वो व्यापारी कर्जदार और बन जाएगा आपका। तो व्यापारी को लोन देने से पहले देश में ये जो आपने जो FDI योजना है, इस पर तो ध्यान दो आप। इनको तो कितना बढ़ावा दे रहे हो आप, और छोटे लोगों को ब्याज। मतलब हर व्यक्ति, आज भी हिंदुस्तान का हर व्यक्ति कर्जदार है। आप भी कर्जदार हो, मैं भी कर्जदार हूं। तो आप क्यों कर्जा बढ़ाना चाहते हो? आप ये को काम करो, आओ काम करो, विकास करो। एक इलाके में नया जब अपन सिटी बनाते हैं, मैं आज आपसे कहता हूं सुरेश जी भाई साहब, आप मेरे साथ चलिए, एक जमीन ले लीजिए। मोदी जी से कहती है जमीन मांग लो, आप सरकार देवे, सरकार काम करेगी, आप और मैं फ्री सेवा करेंगे। हम बताते हैं स्मार्ट सिटी क्या होती है। प्रधानमंत्री जी सीख के तो आते हैं चाइना से, मगर वो यहां इंडिया में लागू नहीं होती है सिटी। स्मार्ट सिटी होती है जो सिटी के बाहर जाएगी, एक नई सिटी बरसाओ। आपने लाल रंग छोटी चौपड़ शुरू किया, रामगंज तक पहुंचा, बरसात आ गई, फिर रामगंज से शुरू किया और फिर बड़ी चौपड़ तक आ गए। इसे स्मार्ट सिटी बोलते हो क्या आप? स्मार्ट सिटी लागू करने के लिए स्मार्ट जगह चूज करो, वो नई सिटी बनाओ। उससे जब चाइना में जाके सीख क्या हो आप? तो जब कोई चीज देखिए, अपना देश भारत सबसे बड़ा महान देश है। मैं को चाइना की एजेंट नहीं हूं, मैं चाइना की बात कर रहा हूं। मगर जब अपन विकास की बात करते हैं, जब विकास सीख के आने की बात करते हैं, तो सीख के आने में कोई बुराई नहीं है। तो अगर ऐसा सरकार, एयर कंडीशन महंगा, काजू खाने की महंगी, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, ये जो आप कैमरे देख लो ना, ये भी महंगे हो गए आज से। आप कितनी चीजों में क्या महंगी हो गई? अभी क्या वैसा हमारे पास बजट की कॉपी हमें मिली नहीं है। बजट के बारे में भी इतना हमने पढ़ा नहीं है। जब पढ़ लेंगे तो शाम को 6 बजे सुरेश जी पैसा भी आ जाए, हम भी आ जाएंगे, तो आके बात कर लेंगे। तो क्या है कि आप अच्छाई तो बताओ इस बजट की, अच्छाई के साथ आप ये बताओ कि ये इसमें कमी रही, इसको भी ठीक किया जाएगा। उसकी बात नहीं करते आप, सिर्फ ये बजट बहुत अच्छा है, नेताओं के बात चल जाओ, बजट बहुत अच्छा है। व्यापार से उनकी मजबूरी व्यापारी की, व्यापारी सरकार के खिलाफ बोलता है, उसकी जान जानती है कैसे बोले व्यापार के खिलाफ। तो वो आज बोलता है बजट बहुत अच्छा है, फिर 5 दिन बाद बोलते हैं नाल लगाएंगे छोटी छोटी बना आगे। तो मैं कहता हूं बजट को पहले हम देख लेंगे, पढ़ लेंगे, और अच्छा बजट लाएगी सरकार। अच्छे काम के लिए हम कोई विरोधी नहीं है, न हम विरोध कर रहे हैं, हम व्यापारी हैं, हम तो सरकार के साथ रहते हैं, मगर सच्चाई जो है उसमें रहना चाहते हैं। सुरेश जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा कि बिजली, पानी और सबको मकान, इसका जिक्र किया होनी भी चाहिए, हम इसको मूलभूत सुविधाओं में मानते हैं। लेकिन मार्च से 18 तक, और वैसे तो सितंबर 17 में ही मोदी जी ने एक, आपको ध्यान होगा, अनाउंसमेंट कर दिया था कि आज पूरे देश के सभी गांव इलेक्ट्रीफाई हो चुके हैं। फिर बिजली के लिए कहां दोगे बिजली? नहीं, एक्चुअली में अब जो मोदी जी ने बोला है अभी जो है कि हर घर के अंदर बिजली पहुंचाएंगे, हर गांव के अंदर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य पूरा किया है। अब हर घर के अंदर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य, हर घर के अंदर जल पहुंचाने का लक्ष्य, वो लक्ष्य बनाया है कि भाई हम हर घर के अंदर बिजली, पानी और शौचालय, तीनों चीजें हम हर घर के अंदर पहुंचाएंगे। नहीं, वो हमारा एक मिशन। ODF तो आप 90% ODF हो चुका है। 5% जो है वो हमारा अगले साल के अंदर लक्ष्य है कि उसको पूरा क्लियर करेंगे। आपके घर में 5 शौचालय है, आपके घर में 5 शौचालय है, क्या बात है? की बात करते हैं, शौचालय तो है, आप गुमराह मत कीजिए। गांव के अंदर देखो अभी भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। उस गांव के अंदर जो महिलाएं जो खुले में शौच आती है, उसको रोकने के लिए मोदी जी ने कदम तो उठाया ना पिछले 70 साल से। यहाँ की कानून व्यवस्था की कमजोरी है, राजस्थान सरकार की कानून की व्यवस्था की कमजोरी है कि 3 दिन पहले के अंदर जो रेप हुआ अभी तक उसको पकड़ा नहीं किया गया। हाइलागाची के अंदर जो कांड हुआ है, हाइलागाची के अंदर जो कांड हुआ उसको इलेक्शन की वजह से छिपा गया। यूपी के अंदर योगी सरकार ने अफसरों को बहुत सख्त हिदायत किए हैं, और वहां पे
तो जो भी अपराधी है ना उसको पकड़ने के लिए सख्त कार्रवाई की है। यूपी के अंदर कानून व्यवस्था देखिए, कानून व्यवस्था कितनी सुधार हुआ है। वहां पे अगर अपराधी जेल में जाना पसंद करता है, खुले में घूमने में रह रहा है, तो आप ये देखिए कि 70 साल और हमारे 5 साल है, उसमें कितना परिवर्तन हुआ है। लगाम दी ओडीएफ मैं नहीं कह सकता कि पूरा भारत हो रहा है या 2 अक्टूबर को हो जाएगा, लेकिन ये बात जरूर है कि लोगों की सोच बदली है और काफी आज स्वच्छता के ऊपर सोच बदली है, जा रहे हैं, सोच बदली है। हर घर के अंदर पानी बिजली का हम इस्तेमाल करें। रजनीगंधा खाने वाला आदमी है ना सर, जनता में समझदारी आना जरूरी है। मैं आप लोगों को एक चीज मैंने आपको बोलते हैं कि पापा ये इसको पर वो जो नीचे वाले लोग हैं ना, नीचे का तबका ज्यादा सुधरा है। स्वच्छ भारत मिशन सुधरा है। बच्चे हैं वो अपने माँ बाप को बताते हैं कि पापा बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ सरकार ने हुआ ना, ये सुधार हुआ है सर, ये सुधार हुआ है ना इस चीज के लिए। गुटखा खाने वाले के हैं। मैंने क्या कहा कि गंदगी के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, खुद जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार हैं, हम खुद जिम्मेदार हैं और इसकी जिम्मेदारी हमें लेनी चाहिए। क्योंकि अगर जो चीज हम यूज कर रहे हैं सरकार के साथ आम अगर कोई जा रहा है पीठ तक के चला गया गली के अंदर, अब गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट नहीं करेगी। सरकार के साथ साथ आम जनता की भी स्वच्छता के ऊपर जिम्मेदारी है। आम जनता भी जागरूकता। सुरेश जी, भाई साहब, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जनता का और जो टीवी के यूजर्स हैं जो आपके माध्यम से योगेंद्र जी भाई साहब हमें देख रहे हैं, कि मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहूंगा कि आप अगर अपने ऑफिस में जाते हैं तो आप अपने ऑफिस में कभी भी गुटखे का या धूम्रपान का यूज नहीं करते, पर आप जैसे ही रोड पे जाते हैं तो आप रोड पे जाके उस चीज का यूज करने लग जाएंगे। आपने कोई रैपर फाड़ा, आप उसको रोड पे फेंक देंगे। आप लोगों को, सभी भाइयों और बहनों को यह चीज सोचना चाहिए कि जितना आप कर रहे हैं सरकार के लिए भी आप अपनी प्रतिनियुक्ति को समझेंगे कि मेरी भी इसमें जो भी मेरी इच्छा बनती है, मेरी प्रतिभागिता बनती है, मेरे को उसको पूर्ण करना चाहिए। तब जाके वो सारी चीज, आज देश बहुत कुछ स्वच्छ हुआ है, पहले इतना स्वच्छ नहीं था। आप जयपुर की बात ले लें कि जयपुर का सिटी एरिया इतना गंदा हुआ करता था, पर आज की तारीख में मैंने ये देखा है कि सिटी के लोग भी छोटी छोटी गलियों के अंदर भी बिल्कुल साफ रखने लगे हैं। क्योंकि आज आप एक छोटे से आइसक्रीम वाले को ले लीजिए जो दिन भर ट्रॉली चलाता है, वो भी अपने पास एक डस्टबिन रखता है। अगर आप उससे कुछ भी खरीदेंगे तो वो बोलेगा साहब आपका रैपर मेरे इसमें डालिए। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, आपने कहा कि 2% का एमएसएमई सेक्टर को छूट दी गई है, चलिए अच्छी बात है, लेकिन एमएसएमई सेक्टर के लिए यह माना जा रहा था कि एटलीस्ट गवर्नमेंट को 10,000 करोड़ का एक फंड रिजर्व करना चाहिए। उसमें 350 करोड़ रुपए किए हैं बीएस के। तो ये ऐसा नहीं लगता कि स्कीम्स लेके भी आना चाहती है सरकार, लेकिन बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरे डाल करके और उसको संतुष्ट भी करना चाहती है? देखिए योगेंद्र भाई, इस देश का जो इनकम सोर्स है, जो जिससे सरकार अपने बजट को चलाती है, वो सोर्स ऑफ इनकम है पेट्रोल से, टैक्सेस से इनकम, ठीक है, इनकम टैक्स से इनकम। अभी देश का हर तबका, हर व्यक्ति इनकम टैक्स पे नहीं करता। तो सरकार को जहां तक मेरे को लगता है कि किसी भी चीज में बजट लाने में इसलिए थोड़ी दिक्कत भी होती होगी कि हम उसका फंड मैनेजमेंट कहां से करें। सरकार ज्यादा, आपको शायद ये गणित आपको तो पता ही होगी कि सरकार ने, मोदी जी ने जो पेट्रोल की प्राइसेस कम नहीं करी, उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने 3% जो देश का कर्ज था उसको चुका दिया, जो कि कांग्रेस गवर्नमेंट में आपको पता हो तो तेल का भी पैसा नहीं दिया गया था 10 साल तक, उस पैसे को भी मोदी सरकार ने चुकाया है, स्टार्ट किया है। तो ये देश कहीं ना कहीं प्रगति की ओर बढ़ रहा है। मैं मानता हूं इस चीज को। एमएसएमई के लिए मैं भी मानता हूं कि सरकार की कुछ और हम लोगों को थोड़ा सा और बेनिफिट्स के लिए था कि और अच्छा होगा, पर जो एक 59 मिनट्स के अंदर 1 करोड़ का लोन आपने अनाउंस किया है, दैट इज अ वेरी गुड स्टेप फ्रॉम द गवर्नमेंट। और बहुत छोटे छोटे, क्योंकि जो 1 करोड़ तक का टर्नओवर वाला बिजनेसमैन है, उसका परसेंटेज अगर इतना है तो 100 करोड़ वालों का इतना है। तो 1 करोड़ वालों को ज्यादा राहत मिलेगी, 100 करोड़ वालों को अगर कम भी मिलती है तो मैं उसके लिए सरकार का अनुमोदन करता हूं और सरकार की साइड से उसमें भागीदारिता देता हूं कि मेरे को मेरे लिए काम करना चाहिए, सरकार के लिए मेरे को मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको समझना चाहिए और सरकार को। और ये बहुत अच्छा स्टेप है। हो सकता है सारे बिजनेसमैन इसको गलत स्टेप लें, मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं खुद इसको बहुत अच्छा स्टेप मानता हूं कि अगर मैं 1 करोड़ से ज्यादा कैश को विड्रॉल करता हूं और उस पर अगर 2% टीडीएस लगता है तो बहुत अच्छी चीज है, सरकार की इनकम बढ़ती है। पर उससे क्या होगा, जब आप देश को डिजिटल इंडिया की साइड देखते हो तो आप कैश विड्रॉल की साइड में कम जाओगे और आप उससे ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शन करोगे।
हाँ, डिजिटल, आपने एक बहुत अच्छी बात इस मुद्दे को रखा है और इसको सरकार तक जाना भी चाहिए। सरकार इसको देखे और इस पे काम करे कि सिक्योरिटी के लिए क्या मजबूत से मजबूत कदम हो सकते हैं, ठोस से ठोस कदम हो सकते हैं, क्या पॉलिसीज लाई सकती है डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए, उनको इंट्रोड्यूस करें ताकि जो भी लोगों के साथ 10-20 हजार 50 हजार लाख जितने भी का फंड ट्रांसफर हो जाता है, आदमी इंडिया में बैठा है, ऑस्ट्रेलिया में अगर उसका फंड ट्रांसफर हो जाता है तो उसके ऊपर लगाम कसी जाए और उससे देश को और अग्रसर करा जाए। चलिए सुरेश जी, मैं एक बार वापस आपके पास आना चाहूंगा। आप तो बैठे हुए थे हमारे साथ में जब बुलियन कारोबारी ये बात कह रहे थे कि सरकार को हमें राहत देनी चाहिए, लेकिन राहत की बजाय उनके लिए एक 12.5%, हाँ, उन पे टैक्स लाद करके, लादना तो मैं नहीं कहूंगा, सॉरी, बट उनको किसी तरह की राहत नहीं दी है, क्योंकि एक बहुत बड़ा कारोबार है हमारे यहाँ पे बुलियन का भी। हाँ, इसके अंदर जो इंपोर्ट ड्यूटी 10% से 12.5% की है, तो इससे थोड़ा सा बुलियन कारोबारी को निराशा जरूर हुई होगी, लेकिन इसके पीछे कुछ न मकसद होगा, क्योंकि या तो जो इन्वेस्टमेंट है वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट को कम करने के लिए हो सकता है कि इसकी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई हो, कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है गोल्ड में न करके और दूसरे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें, इस वजह से उसको इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई हो। तो ये एक सोचना हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट गोल्ड में न करके दूसरी जगह करें, इसलिए इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई। जी, चलिए मुकेश, आपके पास में आना चाहूंगा। एक बात, रोजगार के अवसर की बात कही गई है, मैं पूछ रहा था अभी, अवसर पूरे बजट में देख करके हम चलें, ये महसूस निर्मला सीतारमण भी करती हैं कि करीब 50 से 60 लाख लोगों को रोजगार प्रति साल हमें उपलब्ध कराना चाहिए। ये नहीं कहा कि अभी इस पूरे सिस्टम से हम कितने लोगों को रोजगार दे पाएंगे। तो एक एज ए यूथ मैं इस पे एक रिएक्शन चाहूंगा कि रोजगार के अवसर को लेकर। निश्चित रूप से अब इसके अंदर मैंने भी अभी देखा है कि टीवी की स्क्रीन पे चल रहा है, आपके जन टीवी स्क्रीन के ऊपर भी, कि 1 करोड़ लोगों को, 1 करोड़ छात्र छात्राओं को स्किल किया जाएगा, और स्किल की पहले से भी प्रोसेस में है ये सिस्टम, पर स्किल करके उनको रोजगार देने का जो काम है वो स्वयं, जैसे ये स्टार्टअप के साथ इसको लिंक करना पड़ेगा, दोनों चीजें एक साथ चलेंगी, क्योंकि अगर वो स्किल में हो गया, अगर उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट हुई है, तो निश्चित रूप से फिर वो बैंक के पास जाएगा, बैंक उसको लोन देगा, लोन देने के बाद में फिर वो अपना उद्योग स्टार्ट करेगा। रही बात इन्होंने व्यापारी महोदय ने बताई है कि वो वापस चुकाया नहीं जाता, नहीं, ऐसा नहीं है, आज का युवा ऐसा नहीं है। निश्चित रूप से अगर उसका व्यापार जो है वो चलेगा, और यूथ जो है वो उसको स्किल डेवलपमेंट, और केवल 10 लाख रुपए नहीं है, वो आगे भी बैंक से अपेक्षा रखता है, क्योंकि वो अगर एक बार यूथ ने अपना अकाउंट अगर एनपीए करवा लिया, तो मैं ये मानता हूं कि भविष्य के रास्ते उसके बंद हो जाएंगे। और हमारा भारत का जो युवा है वो हमेशा रोजगार परक है, वो एक छोटी सी चीज की कीमत समझता है, और उसको अगर 10 लाख रुपए तक का मुद्रा लोन देते हैं, या उसको 10 लाख से ऊपर तक का मुद्रा लोन देते हैं, तो निश्चित रूप से वो उसको चैलेंज के साथ उसको पूरा भी करेगा, और भविष्य के अंदर अपने रोजगार खुद भी पैदा कर रहा है और लोगों के लिए भी पैदा कर रहा है। और मैं ये मानता हूं कि ये कोई बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है, ये भारत जो है वो युवाओं का देश कहलाता है, पूरा विश्व इस पे नाज करता है कि ये यूथ का देश है। तो यूथ के देश के होने के नाते यहां बड़ी जिम्मेदारी हमारी भी बनती है और मेरे युवा साथियों की भी बनती है कि हम सब लोग इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान करें, और भविष्य में रोजगार जो हम खुद अपने आप उत्पन्न करके देश को हम उसके विकास के अंदर योगदान दें। बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा आपने। मैं इस बात में सरकार की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, आप वोट लीजिए और आप आराम करिए। अब सोच बदल रही है यूथ की भी कि सरकार के भरोसे नहीं रहे, रोजी रोटी दे ना सके वो सरकार ने कमी है। मुझे लगता है कि नारा किसी वक्त पॉलिटिकल नारा था, आज तो बिल्कुल डुमिल है ये नारा कि रोजी रोटी दो चाहे मत दो, आप सरकार मस्त रहो, हम भी मस्त हैं, हम अपनी ड्यूटियां हम जानते हैं और हम हमारे रास्ते चुन लेंगे। मुकेश जी, लेकिन जो जनता की आवाज आ रही है वो ये कह रही है कि रोजगार के अवसर इस तरह से नहीं दिखाई देंगे। 350 करोड़ रुपए आप एमएसएमई को दे रहे हो और इससे रोजगार नहीं बनने वाले। अभी तो उसको 10,000 करोड़ के फंड की आवश्यकता थी, निश्चित वो कहां से लेके आएंगे? उनको मालूम है कि हमें कैसे इसको बढ़ाना है। आपकी बात एमएसएमई की बात की, अगर उसके लिए मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा कि वो बाद में एक बार देखने पे बजट का पता चलेगा, पर आपका जो इन्होंने युवा के ऊपर ये बात कही कि अगर कोई व्यक्ति कोई नहीं चुकाता उस लोन को, तो उसका मैंने रिबटल किया है कि अगर यूथ के ऊपर आप ये मत सोचिए कि यूथ जो है आज भी उसके अंदर उतनी ही ताकत है, और जो देश को रोजगार नहीं दे सके वो सरकार की कमी है, सरकार की बात नहीं है। सरकार 10
10-10 लाख रुपए की मुद्रा लोन दे रही है, और उसके ऊपर आपसे क्या चाहिए? आपको उसको स्टार्टअप करने के लिए, अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत बड़ा योगदान होता है। किसी भी, अगर अपन ने देखा होगा कि वो घर से जाकर जब पैसा मांगता है कि वो कहते हैं कि माँ बाप कहते हैं कि आपको हमने पूरा पढ़ाया है और पढ़ा लिखाकर आज आपको मजबूत किया। तो मैं एक बात जानना चाहता हूँ, मैं एक बात जानना चाहता हूँ। बैंक देता है जी, कौन नहीं देता? हमारे साथ के लोगों को दिया है, और हम अगर मांगेंगे तो हमें भी देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप इस बात को नहीं कह सकते। बैंक में आप किसी भी बैंक में आज चलिए अभी साथ में, आपको 10-10 लाख रुपए और लोगों को दिए। लोगों ने रोजगार डेवलप किए, लोगों ने, उन्होंने लघु कुटीर स्टार्ट किया है, उन्होंने अपने टेक्निकल बातें स्टार्ट की है। मैं आपको दोबारा कॉल कर लूंगा। मैं एक बात आप जरूर बताना, आपका कोई परिचित, फ्रेंड, कोई परिवार का सदस्य मुद्रा लोन योजना से वो पैसे लेकर के आया, उसका एक तो एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। मैं आपको वापस कॉल करूंगा। जी। और कितना पैसा उसने लिया, उसके पूरे उसको पूछना। बैंक की बिल्कुल जाते ही चलिए 59 मिनट में अभी तो देंगे कि लोन आपको 1 करोड़ रुपए तक का चाहिए किसी भी स्टार्टअप के लिए, या कोई कंपनी आप जिसके लिए लोन चाहते हैं। आप एक बार जरूर बात करके बताना मुझे कि उसको मुद्रा लोन योजना में कितनी दिक्कत आई है, या फिर कितनी जल्दी उसको लोन मिल गया है। ऐसा, क्योंकि मैं, सुनिए मेरी बात, आप सुनी सुनाई बातें मत करिए। जी। मैं इस वजह से आपको पूछ रहा हूं ये बात कहना, आप जरूर बात करना, क्योंकि आप को जानकारी होना चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, मैंने इसकी हिस्ट्री जानी है। जी। लोगों से पूछा, हमारे ही ऑफिस में आकर के 20 लोगों ने कहा कि साहब इतने दिन से फाइल लगा रखे है, ये हमारा प्रोजेक्ट है, मुद्रा लोन योजना में लोन नहीं दे रहे हैं। कल राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ आपके यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, तो प्लीज आप हमारी बात को उठाइए। ये आपको बता रहा हूं मैं, लोगों की समस्या। जी। तो उसकी वजह से अभी इन्होंने कहा कि आप शिकायत करिए। लोग शिकायत भी कर चुके। नोडल एजेंसी बैंक ऑफ बड़ौदा को बनाया गया था, कुछ नहीं हुआ उनका। तो आप प्लीज आप जाकर के आज पता करिए किसको मिला, कितनी जल्दी लोन मिल गया। आप 6 बजे मैं आपको कॉल करूंगा, बताइएगा मुझे। जरूर आपको मैं बताऊंगा। निश्चित रूप से मेरे एक मित्र को मिला है, उसने उससे पूछना जाकर के भी लगाई है। सर, मैं आपकी बात का मैं ये कह रहा हूं कि आप पूछ के बताना कैसे कितनी जल्दी लोन मिला। नहीं, लोन की हो सकता है कि प्रोसेस में थोड़ा बहुत, इस वजह से मैं कह रहा हूं युवा है सर। चलिए हार्डवर्क, मैं आपके पास आना चाहूंगा। योजना मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि 59 मिनट में आपको लोन मिलेगा। सिंगल विंडो सिस्टम हमारे यहाँ पे डेवलप किया जा चुका है। कहा जाता है कि सिंगल विंडो, लेकिन व्यापारी ये कहता है कि ऐसा लगता है कि इस डिपार्टमेंट के सिर्फ एक खिड़की है, इसी में से आपको आना है और इसी में से जाना है। भीड़ आपकी तकदीर की है। तो ये 59 मिनट पे यकीन व्यापारी कैसे करेगा? इसमें जो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बजट 2019-20। निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है, और उम्मीदों का बजट जो था उसे हकीकत में कैसा माना जा रहा है, उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। महिलाओं को काफी फोकस किया उन्होंने ये भी कहा कि स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि नारी तू नारायणी, यानी कि नारी को भगवान का रूप भी माना जाता है। लेकिन आज की नारी की सोच है, हो सकता है विवेकानंद जी का वक्त और आज के वक्त में अंतर हो। यूथ की सोच आज वापस उसी ओर तो जा रही है, लेकिन आज महिला ये कहती है कि हमें ना देवी बनना है, ना नारायणी रहना है, हमें सिर्फ हमारा हक चाहिए। अगर ये मिलेगा, तो कई बार हम डिबेट करते हैं, उसमें कहा जाता है कि कई बार कहा जाता है कि ईश्वर का रूप है, देवी का रूप है, तो कहा यही जाता है कि देवी का रूप छोड़िए, सिर्फ सम्मान दीजिए आप नारी को। उसी दृष्टि से आप देखिए तो मुझे लगता है कि वो दौर एक वापस आ रहा है, और इसी को लेकर के मैं चर्चा करना चाहूंगा एक बार। चलिए मैं रोकना चाहूंगा आप सभी को एक बार के लिए। निर्मला सीतारमण इस वक्त मीडिया से मुखातिब हो रही है, ब्रीफिंग दे रही है आपका बजट। तो क्या कह रही है निर्मला जी, एक बार जरा सुनिए। सेक्रेटरी दीपम, श्री अतनु चक्रवर्ती एंड चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर डॉक्टर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। Today's press conference will go like this. First, Honorable Finance Minister will make her opening remarks, which will be followed by question and answer session. While asking questions, please identify yourself and your organization, and also be very brief in your asking your question. Please confine yourself to just one question each so that we can cover as many journalists as possible. Before we start, I would make a gentle request that your mobile phones should be in silent mode. Over to the Finance Minister, please. Thank you very much for
coming over for this press conference soon after the budget presentation has happened in the Parliament. I take this as an opportunity to not only answer your questions but also to be able to elaborate on a lot of points which will be relevant for the discussions and the discourse which happens post the budget presentation. As I started during the presentation of the budget itself saying, this budget, which is the first one for this term of the government, is presented with a 10-year vision in mind. The 10-year vision is also a point of continuity from the interim budget, where the specifics of what we expect to achieve in 10 years is very well narrated. I recalled them. And also what is attainable as a target within 5 years, which is, in short, in a concise form, we say $5 trillion economy, but that is only to indicate that within 5 years, the major steps that we are going to take towards achieving that kind of a level. So the emphasis is very clearly on overall development of the economy, where you're looking at rural initiatives, all of which will give a certain dynamic to the rural area and therefore contribute to the growth. Similarly, we looked at ways in which urban living can be bettered and what were the ways in which we were going to spend money both in urban and rural in the name of infrastructure, in the name of building better cities, better villages, facilities, and so on. In this, in every one of the point, there is an aspect of effectively managing the challenges that we have on an environment. That's why there's emphasis on waste to energy, waste to wealth management, and so on, all of which in terms of what kind of a particular benefit it is going to give will have to be calibrated with the particular benefit together with the collaterals which are more important. So all of which is aimed at the broad picture of the new India, where we are saying it's going to be a better India with all kinds of facilities which are just not building one bridge, but because you're building it in a green way is going to have an impact on all of the aspects of ease of living. Like the way we constantly talk about environment, water pollution and degradation and so on. So that is why the budget presentation format also was 10-year vision, 5-year target, and the 5-6 areas through which we are elaborating on the various schemes, whether it is Gramin Bharat, whether it's Urban Bharat, whether it's looking at youth. So it's not just I've launched XYZ schemes in different areas, but it's a comprehensive picture of that entire segment or sector of society being improved upon. So under that, as I said, urban, rural, youth, women have all been taken up, and also special initiatives to improve the ease of living. And one broad reference was also made for the India international image through the soft power. But more importantly, that one particular sector on which there's a lot of discussion going on for the last almost 8-9 months is about the NBFCs, because they are a very critical component to our banking system, in that they are the ones who are lending to the last consumer who wants to buy his motorbike or a scooter or even purchase something, and therefore these NBFC credits were very, very critical. I've made it a point to mention as to what the government's plan is. It's not just a one-off. It's a comprehensively well thought out approach to the crisis about which all of us were talking about, and therefore on that the approach that we have taken and the approach which is going to make the Reserve Bank of India a regulator both for the NBFCs in general and for the housing, where already the NHB was doing or expected to do the regulation. Now that power through the finance bill which is presented now will be given off to the RBI. There's also this window being opened for NBFC financing, and that to that window there is a backstop of the government security up to 10%, and we expect as a result the pooling of those resources or assets which can be bought
and somewhere securitized. So the whole approach is to ensure that the government has responded comprehensively for the NBFC issue. And if we have responded comprehensively to the NBFC issue without understanding the regulatory shortcomings, it would have been something which you may want to ask more questions. But now, what I want to tell you is, it's a comprehensive approach, understanding that the regulatory powers also will have to be addressed, and that is being moved to the RBI. And one other big thing that I'm sure all of you all would have noticed, there is about recapitalization 70,000 crores for the banks which is being given. And because of that, we expect, even if there is this debate that no, it is not a liquidity issue, banks have money, they are not passing it on, or they are passing it on higher rates, and that is not getting moved over to the citizens, that issue should now stand squarely addressed, because that fund is going to help the banks to be a bit more easy with their credit extensions. Then many other points which could otherwise get lost, I would broadly only indicate about the way in which we have decided on the government holding 51%, on the disinvestment. All the targets are realistically placed. Every target that we've given, tax collection, revenue collection, are all absolutely reasonable limits. There's no exaggeration of tasks of the assignment. So I would think there's emphasis on green, affordable, ease of living for common citizens. Infrastructure gets priority, like the way in which the last 5 years consumption in the rural areas is being pumped by the government's expenditure on infrastructure, so that in situ benefits for workers who are working in these projects will reach money, actual money, real money will reach the rural consumer. So broadly, that's the kind of line we've taken. Startups have been given a whole set of tax benefits, whole set of approach which is going to make them feel a lot more ease of doing their business. Startups have been given. One point which I forgot to mention, or probably I didn't elaborate in the budget speech, was how stand-ups have made a big difference for social transformation. Today, the manual scavenging issue is something on which all of us really feel very bad. But stand-up has been so effectively utilized, along with startups designing robots which can help in reducing the monotony and the drudgery of that job. Today, the effective combination of startup and stand-up, together with banks utilizing that facility, has given the chance for many of the SCs and STs to come out as entrepreneurs. Now they have a company of their own and they employ, and this has employ a lot more number of people. This is a part of what we have had in our stakeholders consultation. So in a way, this budget is setting a vision, setting a target, achieving the target, or laying out plan to achieve the target, not just with one rasta, but touching every sector of our society. And banks which have had recent difficulties have been addressed. NBFC crisis has been addressed. More regulatory and other powers are being transferred to where they rightly should belong because of the capacities that exist. So as an opening statement, I would only probably say this much, but very clearly, if there are very genuine concerns about what will happen to social sector, is this happening or not, I can straight away tell you, welfare for SC, welfare for SC, welfare for ST, welfare for the poor are all increased. The outlay is increased for all of them. So there's no shortage, or we have not pinched on those areas. They have been the fund allocation for these areas. We have to get all the fellowship related money, scholarship related money for higher education, and the research based money which are spread across very many ministries are now pooled in, so that there's one agency which takes care of that. So this is about all that I want to say in the opening statement. I would think this, and also for women, SHG, one woman in every SHG will get at least ₹1 lakh for her business through the Mudra loan. And their overdraft facilities are also increased. So we've tried addressing all the segments, sectors, without denying anybody else.
So, ये निर्मला सीतारमण जी को आप सुन रहे थे और जो बता रही थी कि बजट के मायने क्या है, इस सेक्टर को जो दिया है या कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए गए हैं, उसकी वजह क्या रही। अब हम हमारे पैनलिस्ट से एक बार फिर मुखातिब होंगे। हमारे साथ अभी अलका बत्रा जी जुड़ गई हैं। अलका जी, महिलाओं को काफी फोकस किया गया है और एक बराबरी के दर्जे की बात आई है, वो यहाँ साबित करती है। एक तो नारी तू नारायणी, और दूसरी बात उन्होंने कहा कि कोई भी पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकता, यानी कि देश का विकास एक सोच से नहीं चल सकता। महिलाओं को आपको आधारित बनाना ही होगा। उनको ये भी कहा है कि आप जो भी प्लानिंग्स है उसको महिलाओं के साथ जोड़िए, तो इसके कुछ इम्पैक्ट आएंगे। क्योंकि अभी ये सोच हमारी यही एक साबित करती जा रही है कि देश में पुरुष प्रधान सोच डेवलप हो रही है। हालांकि काफी इस मिथक को तोड़ा जा रहा है। बहुत सारी अभी देख सकते हैं कि पहली बार 78 महिलाएं जीत करके आई हैं। तो ऑफ कोर्स पहले 78 महिलाएं जीतकर अपने सदन में हैं और एक पहली महिला वित्त मंत्री के थ्रू बजट आया है, तो हम महिलाओं को उससे काफी सारी अपेक्षाएं भी थी और काफी हद तक अपेक्षाएं ठीक हुई हैं। और एक बात जो आपने कही वो बिल्कुल सही कही कि इसमें महिलाओं को कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दर्जा नहीं दिया गया, समान किया गया है। 2 पंख आपने जो एग्जाम्पल निर्मला जी ने कहा वो बहुत बढ़िया रहा। जहां तक ज्यादा कुछ अगर मिला है तो वो रूरल महिलाओं के लिए उन्होंने किया है कि हर घर में पानी, बिजली और गैस, वो एक महिलाओं के लिए अगर हम कहा जाए तो वो उस उज्ज्वला योजना के तहत इन लोगों ने जो ये किया है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। और जहां तक महिला उद्यमियों की बात है, वो उनको एट पार रखा गया है, उनके लिए कोई स्पेशल स्कीम्स नहीं डाली गई हैं और जो स्कीम सारे उद्यमियों के लिए एमएसएमई, एसएमईज, लार्ज मीडियम के लिए जो किया है उसी स्कीम के अंतर्गत उसमें आएंगे। हाँ, उसमें एक चीज बहुत अच्छी आई है कि 1 करोड़ तक के लिए के इन्वेस्टमेंट के जो भी एसएमईज हैं या एमएसएमईज हैं, उनको एक सिंगल पेज से 1 मिनट के अंदर अंदर लोन मिलेगा। वो सुनने में बहुत अच्छा लगा और अगर ये इंप्लीमेंट होता है तो ये एक बहुत अच्छी बात है। उसमें महिला उद्यमी भी आ जाते हैं और दूसरे भी आ जाते हैं। मेरे को एक और चीज 5 लाख तक के टैक्सेस की लिमिट्स को दिया गया है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। एफडीआई को बहुत सारी जगह पे इकट्ठा किया गया है कि सारी इस पे भी एफडीआई, फॉरेन एफडीआई जो हमारे इसमें मीडिया में भी लिया है और अदर एफडीआई पे भी लिया है। मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन हूं तो खेलो इंडिया को कंटिन्यू किया गया है, ये भी बहुत अच्छी बात है। नेशनल स्पोर्ट्स अथॉरिटी बनाई जा रही है, ये एक बहुत बड़ा कदम आई थिंक ये इस गेम्स के अगर क्षेत्र में कहें तो ये अच्छा रहेगा, जिससे डेवलपमेंट होगा अपने स्पोर्ट्स पर्संस का और उनके बारे में आगे निकलेगा। इसके अलावा जो आधार कार्ड और पैन नंबर को एक लिंक किया है, दैट्स ऑल्सो विल बी इजी इन केस यू हैव आधार कार्ड एंड यू कैन। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है। इनकम टैक्स को थोड़ा सा सहूलियत करने की, डायरेक्ट उसमें फेस नहीं आएगा बीच में, एंड यू कैन डू ऑनलाइन ऑल्सो, तो उसमें कोई बीच में आप किसी इंसान से रूबरू नहीं होंगे अगर आपको भरना है या लेना है या देना है, उस पर किया है। हाई इनकम वाले इंडस्ट्रीज के ऊपर टैक्स थोड़ा सा बढ़ाया है और बाकियों को थोड़ा ईज आउट किया। आई थिंक इट इज ऑल्सो गुड एज फार एज ट्रांजेक्शन आर कंसर्न। अपार्ट फ्रॉम दैट 2 करोड़ तक के ऊपर 20% का शायद उन्होंने वो जो लगाया है, नहीं 2% का जो कैश ट्रांजैक्शन का है, 1 करोड़ के ऊपर, 1 करोड़ के ऊपर 2% है, उसके नीचे 2.5% है। तो ये एक इट इज ऑल्सो अ गुड स्टेप बट आई फील। हाँ, डिजिटलाइजेशन काफी बढ़ रहा है, तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो बजट बहुत अच्छा है और लॉन्ग रन को सोच के बनाया गया है, जैसा कि वो अपने भाषण में भी बोल रही हैं कि ये 10 साल, आने वाले 10 साल के हिसाब से बनाया गया है। अगर लॉन्ग अपनी विजन देखा जाए तो जीएसटी जो इम्प्लीमेंट किया गया था या अपने डिमोनेटाइजेशन, वो भी अपने को लॉन्ग रन में ही फायदा दे रहे हैं। तो इस बजट को देखते हुए ऐसा लग रहा है, ये तो थी अच्छी बात है। लेकिन एक छोटी सी बात जाते जाते वो हुई कि पेट्रोल डीजल के महंगा कर दिया गया। अब इसका इफेक्ट देखिए तो अपने रोजमर्रा की जिंदगी पे, एज अ महिला, एज अ गृहिणी, आपके रोजमर्रा की जिंदगी में अगर पेट्रोल और डीजल महंगा होता है तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें धीरे धीरे उससे इफेक्ट होती हैं और महंगी होती हैं। तो ये एक चीज थोड़ी सी लगी। बाकी आई थिंक ओवरऑल द बजट इज। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, हम डिस्कस कर रहे थे इसको, डिजिटलाइजेशन की ओर काफी ध्यान दिया है, वक्त भी आ रहा है, सिक्के भी 1 से लेके 20 तक के सिक्के भी अब प्रचलन में आएंगे, क्योंकि 10 का सिक्का भी व्यापारी कई बार लेते नहीं, गांव में तो लेना ही बंद कर दिया है कि नहीं साहब ये तो खोटा पैसा हो गया, चलता ही नहीं है। ये पैसा आएगा तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है, लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शन या आप ऑनलाइन आप कोई चीज ले रहे हैं, एक हम इसको लेके डिस्कस कर रहे थे कि निर्मला जी ने इसमें कोई जिक्र नहीं किया,
कि जो चीटिंग हो रही है लोगों के साथ में, फ्रॉड जो हो रहा है, आपके एटीएम आपके इसमें है और किस्मत आपकी है कि आपका पैसा बचाओ, कहां पैसा निकल जाए, इसके लिए कोई सिक्योरिटी सिस्टम के लिए उन्होंने अनाउंस नहीं किया कि ये कुछ होना चाहिए। आई थिंक डिजिटल इंडिया के तहत ही इसके अंदर कुछ है कि ऑनलाइन फ्रॉड्स ऑफ कोर्स हो रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले तो अपने जनता को अवेयर होने की जरूरत है कि वी शुड नॉट शेयर। जब बैंक वाले भी बोलते रहते हैं कि अपने पासवर्ड्स वगैरह ना करें, और लेकिन अलका जी, बैंक कर्मी बैंक में बैठा हुआ है, हाँ जी, अपने सिस्टम पे जी, और उसको जब पता लगता है कि 47,000 रुपए की शॉपिंग कोई कर गया पुणे में, हाँ, तो आप सोच सकते हैं उसकी हालत क्या होगी। बैंक कर्मी है वो तो खुद बैंक, और कह के साहब जीवन में ओटीपी की बात कर रहे हैं, मैंने तो कभी कार्ड के बारे में चर्चा नहीं की है, बहुत ज्यादा खरीदारी नहीं करता हूं। तो ये जो सिक्योरिटी सिस्टम है कि ऑस्ट्रेलिया में पैसा निकल रहा है, आप बैठे यूनिवर्सिटी में। अब आप देखिए कि अगर जो भी अगर हम लोग मॉडर्न हो रहे हैं, हम लोग एडवांस हो रहे हैं, तो हर चीज का तोड़ निकालने वाले लोग सब जगह हैं। आप देखिए कि पूरे के पूरे आपका फेसबुक ही हैक हो जाती है, आपका पूरा सिस्टम हैक हो जाता है, वायरसेस पहुंच जाते हैं आपके फोन के अंदर, मोबाइल में पहुंच जाते हैं वायरस, आपके कंप्यूटर में पहुंच जाते हैं, आपका पूरा का पूरा, आप पैसों से क्यों देखिए, इसमें आपका पूरा का पूरा डेटा खा जाते हैं। एक और छोटा सा सवाल है क्योंकि समय कम है, आपको ध्यान होगा कि मोदी साहब का जब 2018-19 के लिए जब बजट आया था, क्योंकि तो इंटरिम बजट था, इनको अनुदान मांगे पारित बजट चाहिए था कि इतने जुलाई तक पैसा कितना कैसे खर्च होगा, निर्भया फंड का जिक्र उस वक्त भी किया गया था, बिल्कुल किया गया था, और अब की बार जिक्र नहीं है, वुमेन सिक्योरिटी के लिए कोई जिक्र नहीं है। देखिए कि हाँ, इस बजट में वुमेन सिक्योरिटी, निर्भया का तो हम और आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 80% लैप्स पैसा काम भी नहीं लिया जाता, बिल्कुल 80% लैप्स पड़ा हुआ है। वो अभी भी अगर उसको कंटिन्यू, जैसे खेलो इंडिया इन्होंने कंटिन्यू किया, अगर उसको कंटिन्यू करके यूटिलाइज करें तो आई थिंक दे कैन डू समथिंग वेरी गुड एज फार एज वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज कंसर्न। अपार्ट फ्रॉम दैट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में जो आपने कहा है कि ऑफकोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर भी हम लोगों को काफी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अब हम लोगों को सिर्फ ह्यूमन और पर्सनल सिक्योरिटी ही नहीं देखनी है, हमको डिजिटल सिक्योरिटी भी बहुत देखनी है, बिकॉज ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है, ये बहुत बड़ा चैलेंज पब्लिक के सामने भी और गवर्नमेंट के सामने। बिल्कुल सर, बिल्कुल निश्चित रूप से। तो चलिए, बजट को जैसे जैसे चीजें सामने आ रही हैं, बजट पेश किया जाता है, उसके कुछ पॉइंट्स को ब्रीफ किया जाता है, उसकी डीप जब आप देखेंगे तो चीजें बहुत सारी निकल करके आती हैं। तो चलिए, बजट स्पेशल में फिलहाल हमारी चर्चा को यहां विराम देंगे।